नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। सनातन वेदों में राजधर्म निभाने से पहले स्वधर्म सिखाया गया है। यजुर्वेद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत, यानी हे मनुष्य उठो, जागो, सचेत हो जाओ, ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करो। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली देखें। 2024 का चुनाव है, वो सचेत हैं। एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कल के धाम मंदिर का शिलान्यास कर अयोध्या से संभल तक सनातन रेखा खींच रहे हैं, तो अवध से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक 80 में 80 जीत की नींव मजबूत कर रहे हैं। आपको दिखाऊंगी मोदी संभल पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, वो संभल क्यों गए, कल के धाम की मान्यता क्या है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू वोट को एकजुट करने की उनकी रणनीति क्या है। लेकिन सबसे पहले आप देखें कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल पहुंचे, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस तस्वीर में मिल जाएगा। संभल में मोदी और योगी के लिए सबसे मुश्किल सीट, संभल में मोदी ने क्या किया, उसकी एक एक तस्वीर होगी आपके सामने। लेकिन पहले ये देखें, मोदी इस वक्त लखनऊ में हैं, जहां वो उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहे 14,000 के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे। लेकिन मोदी जब लखनऊ पहुंचे तो एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उन्हें जो पट्टिका पहनाई, उस पर आप देखिए, उस अंग वस्त्र पर श्री राम मंदिर बना हुआ है। सनातन संस्कृति के जागरण के मिशन पर निकले प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या और अबुधाबी के बाद आज संभल पहुंचे थे। श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, श्री कल्की धाम मंदिर के मॉडल का अनावरण किया। शिलान्यास के समय बीच में नरेंद्र मोदी थे, दाईं तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और बाईं तरफ कल्की धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष और हाल ही में कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद थे। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। संभल के सियासी मायने क्या है, उसे समझने के लिए आपको संभल का सनातनी महत्व समझना जरूरी है। सियासी मायने समझने से पहले आइए आपको बताती हूं संभल सनातन धर्म के लिए क्या अहमियत रखता है। संभल वो जगह है जहां भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की अवतार लेंगे। आपको बताती हूं कल्की अवतार कौन है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में भगवान विष्णु के कल्की अवतार का उल्लेख है। कलयुग के आखिर और सतयुग के संधि काल में भगवान विष्णु कल्की में अवतार लेंगे, इस रूप में वो अवतार लेंगे। बताया गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्की का विष्णु यशा नामक ब्राह्मण परिवार के घर जन्म होगा। वो सफेद घोड़े पर सवार होंगे और 64 कलाओं से युक्त होंगे। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशः कल्की है प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब यह हुआ कि संभल गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण महात्मा होंगे जो बहुत उदार होंगे। उनके घर ही कल्की भगवान का जन्म होगा। हम जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत क्षण है। अभी पिछले महीने ही 22 जनवरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। राम लला के विराजमान होने का वो अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अब भी हमें भावुक कर जाती है। इसी बीच
हम देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती पर अबू धाबी में पहले विराट मंदिर के लोकार्पण के साक्षी भी बने हैं। पहले जो कल्पना से भी परे था, अब वो हकीकत बन चुका है। और अब हम यहां संभल में भव्य कल की धाम के शिलान्यास के गवाह बन रहे हैं। संभल हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए कितना अहम है ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अगर संभल के सियासी समीकरण की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये लोकसभा सीट बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर है। संभल में करीब 8.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 1.5 लाख यादव, 5 लाख सवर्ण और पिछड़े और 2.5 लाख दलित वोटर हैं। लेकिन जीत और हार का फैसला तो वो 50% मुसलमान करते हैं, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर कहे जाते हैं। साल 1977 को अस्तित्व में आई संभल लोकसभा सीट में 50% मुसलमान हैं, जो कि जीत हार का फैसला तय करते हैं। अभी 93 साल के शफीकुर रहमान बर्क संभल के सांसद हैं। हालांकि 2014 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2019 में यहां एक बार फिर साइकिल चल गई और शफीकुर रहमान बर्क सांसद बने। 24 के चुनाव में अखिलेश यादव ने एक बार फिर बर्क को टिकट दिया। इस सीट से अब तक 6 बार यादव उम्मीदवार जीत चुके हैं। मैनपुरी के बाद मुलायम सिंह यादव को अगर कोई सीट सबसे ज्यादा पसंद थी तो वो संभल थी। यहां से वो खुद 2 बार सांसद चुने गए थे। राम गोपाल यादव भी संभल से एक बार सांसद चुने जा चुके हैं। हालांकि समाजवादी की सीट सबसे सेफ सीट कहे जाने वालों में से एक सीट संभल की है। लोकसभा में बीजेपी कमल खिला चुकी है इस सीट पर भी। साल 2014 की बात है जब चुनाव में बीजेपी ने सत्यपाल सैनी को यहां पर उम्मीदवार बनाया। उन्होंने सपा के शफीकुर रहमान बर्क को यहां मात दी, लेकिन साल 2019 के चुनाव में बीजेपी यह सीट हार गई थी। शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी के परमेश्वर सैनी को हरा दिया था। उस चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। इस बार समाजवादी पार्टी अकेले है और बीजेपी राम लहर के रथ पर सवार है। मोदी सनातन की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं और जाति पाति से हटकर पूरे के पूरे हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रहे हैं। आज सदियों के वो बलिदान फलीभूत हो रहे हैं। जैसे कोई बीज वर्षों के अकाल में पड़ा रहा हो, लेकिन जब वर्षा काल आता है तो वो बीज अंकुरित हो उठता है। वैसे ही आज भारत के अमृत काल में भारत के गौरव, भारत के उत्कर्ष और भारत के सामर्थ्य का बीज अंकुरित हो रहा है। एक के बाद एक हर क्षेत्र में कितना कुछ नया हो रहा है। जैसे देश के संत और आचार्य नए मंदिर बनवा रहे हैं, वैसे ही मुझे ईश्वर ने राष्ट्र रूपी मंदिर के नवनिर्माण का दायित्व सौंपा है। मैं दिन रात राष्ट्र रूपी मंदिर को भव्यता देने में लगा हूं, उसके गौरव का विस्तार कर रहा हूं। संभल में मुस्लिम और यादव वोट बैंक के फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव ने इस बार शफीकुर रहमान बर्क को मैदान में उतारा है। सवाल यह है कि इस बार संभल में बीजेपी का चेहरा कौन होगा? क्या वो चेहरा कांग्रेस से निष्कासित संत आचार्य प्रमोद कृष्णम तो नहीं होंगे? दरअसल कांग्रेस की राजनीति में खासतौर पर उत्तर प्रदेश से कोई ऐसा नेता नहीं है जो राम मंदिर निर्माण को लेकर मुखर रहा हो जितना प्रमोद कृष्णम रहे हैं। कांग्रेस ने इन्हें 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़वाया था, 2014 में संभल और दूसरी बार 2019 में लखनऊ से उन्हें प्रत्याशी बनाया था। अब देखना यह है कि क्या 2024 के चुनाव में वो बीजेपी की तरफ से संभल में ताल ठोकेंगे। जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे,
जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं, तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जिस तरीके से तारीफों के कसीदे गढ़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो चाहते हैं कि उन्हें भी अब उम्मीदवार घोषित कर ही दिया जाए, लेकिन ये सिर्फ एक संभावना है। संभल में मोदी की कैलकुलेशन क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। संभल से मोदी ने वेस्ट उत्तर प्रदेश की किन मुश्किल सीटों को साधने की कोशिश की, इसे समझिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल के अलावा बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, नगीना और बरेली ऐसी सीटें हैं। यानी कि मुस्लिम आबादी इन सीटों पर 30% से ज्यादा है। जहां जीत और हार मुस्लिम वोट तय करते हैं, वो निर्णायक भूमिका में होते हैं। 2014 के चुनाव में संभल समेत इन सभी सीटों पर कमल खिला था, लेकिन 2019 के चुनाव में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर और नगीना पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार मोदी ने बीजेपी के लिए 370 का टारगेट सेट किया है, जिसे अचीव करने के लिए बीजेपी को 2014 की तरह 2024 में भी इन सीटों पर कमल खिलाना होगा, और इसकी जिम्मेदारी मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है, जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। कुंभ का आयोजन यूनेस्को के द्वारा मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में से मान्यता देना हो, या फिर अबू धाबी में भी किसी हिंदू मंदिर का होना, जो कभी कल्पना थी आज वह साकार हो रही है। यही नहीं, भारत के अंदर जो पहले असंभव था आज वह संभव हुआ है, जो पहले नामुमकिन था आज मुमकिन हुआ है। बात प्रमोद कृष्णम की। बकौल प्रमोद कृष्णम, एक तरफ मोदी गैरों को अपना रहे हैं तो दूसरी तरफ अपनों को कांग्रेस गैर बना रही है। राहुल गांधी भी आज उत्तर प्रदेश में ही है। जिस राज्य में वो पहुंचते हैं उनके सहयोगी उनसे दूर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा चल रही है। राहुल गांधी अमेठी पहुंचे हैं और इस बीच इंडिया अलायंस के यूपी के सबसे मजबूत घटक दल के नेता अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जोर का झटका बहुत जोर से दिया है। अखिलेश यादव ने शर्त रख दी है कि जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होगी तब तक वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी।
इधर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को झटका दिया तो उधर अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाई हुई है। आज स्मृति ईरानी भी अमेठी पहुंच गई हैं। स्मृति ईरानी आज से अमेठी के 4 दिन के दौरे पर है। वहीं 22 फरवरी को अमेठी के गौरीगंज में स्मृति ईरानी के नए घर का गृह प्रवेश होने वाला है। इसमें आने के लिए पूरे इलाके के 22,000 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। यानी स्मृति ईरानी ने अमेठी को पूरी तरह से अपना घर बना लिया है। साल 2022 विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी पहली बार अमेठी आ रही हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी लगातार अमेठी का दौरा करती रही हैं। आज स्मृति ईरानी बीजेपी की जनसंवाद विकास यात्रा में शामिल हुई। राहुल गांधी आज और कल अमेठी में रहेंगे, तो वहीं स्मृति ईरानी 4 दिन अमेठी में कैंप करेंगी। राहुल न्याय यात्रा के दौरान अमेठी की 5 विधानसभाओं को कवर करेंगे, तो स्मृति ईरानी अमेठी और सलोन विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। राहुल गांधी तिलोई विधानसभा में जनसभा करेंगे, तो स्मृति ईरानी 22 फरवरी को गौरीगंज में अपने नए घर का गृह प्रवेश करेंगी, जनता को संदेश देंगी। एक तरफ राहुल गांधी अमेठी हारकर वायनाड के सियासी रण में उतर चुके हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी अमेठी में अपना ठिया जमा चुकी हैं। वैसे लोकसभा चुनाव में 2 बार राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की जंग हो चुकी है। पहला राउंड 2014 में हुआ था, जब राहुल गांधी अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी को 1,07,000 वोटों से हरा चुके हैं। दूसरा राउंड 2019 में हुआ और उसी अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने इतिहास रच दिया। अपने ही गढ़ में राहुल गांधी को 55,000 से भी ज्यादा वोटों से हार मिली। अब 2024 का चुनाव आ रहा है। सवाल यह है कि क्या तीसरे राउंड की भी फाइट होगी। अमेठी से स्मृति ईरानी का चुनाव लड़ना तो तय है, लेकिन राहुल गांधी अमेठी क्यों आ रहे हैं, आएंगे तो या लड़ेंगे, इस पर कांग्रेस ने सस्पेंस बना रखा है।